जी, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। 8:15 का वक्त आपके साथ हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त, आपकी रचा, और मेरे साथ आपका अपना दोस्त आरजे रतन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग रिचा, कैसी हैं आप? जी बहुत बढ़िया हूँ, आपके साथ हूँ तो और अच्छी हो गई हूँ। और हमारे लिसनर्स को भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे, जैसे हम दोनों यहाँ मुस्कुरा रहे हैं। आप भी सुनते सुनते हमें जरूर मुस्कुरा रहे होंगे। पता है रतन, आज मुस्कुराने की बहुत सारी वजह हैं। अभी अखबार जब उठाया तो कुछ ऐसी खबरें दिखाई पड़ी जिनको पढ़ करके मन बड़ा प्रसन्न हो गया। वाकई में रोज कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है जो कि मुस्कुराने पे मजबूर कर देता है जी। और इसके अलावा अगर आज के दिन की बात करें तो बहुत सारी खासियत को समेट करके आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो ये तमाम सारी खुशियां बांटने के लिए हम दोनों यहाँ आपके साथ हैं। चलिए तो दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में बहुत सारी बातों के साथ बहुत सारा म्यूजिक जो कि रिचा आपके लिए लेकर आई हैं। हम जरूर आपके साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन आप भी हमें प्रॉमिस कीजिए कि आप भी हमारे साथ ही जुड़े रहेंगे। और ये प्यारा सा ट्रैक सबसे पहले आप सबके लिए। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। जाम की जरूरत है जैसे, जाम की जरूरत है जैसे बेखुदी के लिए। सनम चाहिए आशिकी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। वक्त के हाथों में सबकी तकदीरें हैं, वक्त के हाथों में सबकी तकदीरें हैं। आईना झूठा है, सच्ची तस्वीरें हैं। जहाँ दर्द है वहीं गीत है, जहाँ प्यास है वहीं मीत है। जरूरत है जैसे, साज की जरूरत है जैसे मौसीकी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। हाँ, एक सनम चाहिए आशिकी के लिए।
हासिल है फिर भी एक दूरी है। मंजिलें हासिल है फिर भी एक दूरी है। बिना हम राही के जिंदगी अधूरी है। मिलेगी कहीं कोई रह गुजर, तन्हा कटेगा कैसे ये सफर। मेरे सपने हो जहां ढूंढूं मैं ऐसी नजर। चांद की जरूरत है जैसे, चांद की जरूरत है जैसे, चांदनी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, आशिकी के लिए, आशिकी के लिए, आशिकी के लिए। गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत। आज का मॉर्निंग मंत्रा। वेल फ्रेंड्स, 8:22 का समय हो चुका है और ये समय है कि आज के मॉर्निंग मंत्रा को आप तक पहुंचाया जाए। और आज का मॉर्निंग मंत्रा क्या कह रहा है रिचा? बिल्कुल, आज का मॉर्निंग मंत्रा बहुत विशेष, बहुत खास है, क्योंकि सिर्फ एक मॉर्निंग मंत्रा नहीं, बल्कि इस उम्मीद के साथ कि आपके अंदर कुछ अलग जगाई जा सके, आपके अंदर कुछ पॉजिटिविटी जगाई जा सके। और आज का मॉर्निंग मंत्रा कुछ यूं कहता है कि सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां और बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने कहा। और वाकई में दोस्तों, ये पंक्तियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं जीवन में। और जीवन में जो घबराता नहीं, जो विपत्तियों से भागता नहीं, उन्हीं लोगों को मंजिलों का जो उन्हें ही मंजिल मिलती है पूरी तरह से। और ये मॉर्निंग मंत्रा आज क्यों है विशेष, जब लौटेंगे थोड़ी सी देर में तब इसका भी जिक्र आपसे करेंगे। फिलहाल 8:23 का वक्त और ये खूबसूरत सा ट्रैक आपकी रेडियो सेट्स पर सुनते रहिए, न्यूज़ जुड़े रहिए। गुनगुनारे गुनगुनारे गुनगुनाए गाना रे, 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 गुनगुनारे गुनगुनाए गाना रे। मायूसियों के चोंगे उतार के फेंक देना सारे, कैंडल ये शाम का भूख रात का केक काट प्यारे। सीखा न तूने
रहे तो मानो बहरी लगे जिंदगी तू बोलती तो पर्दे कानों के खुलने लगे एक बंद बोतल के जैसा काहे बैठा है हाल दिल से भर के ना ग्लास ये हमारा एग्जैक्टली रतन, जो जिंदगी में ऐसे गुनगुनाते हुए आगे बढ़ते हैं ना, वो लाइफ में अपने लक्ष्य को जरूर से पाते हैं। एक बहुत पुराना गाना याद आता है देवानंद साहब का, जब वो कहते थे मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को यूं ही धुएं में उड़ाता चला गया। तो अगर लाइफ को जीना है और लाइफ में जितनी ऑब्स्टिकल्स हैं उनसे पार पाना है ना, तो बस यूं ही गुनगुनाते चलिए और यूं ही आपको रास्ते मिलते जाएंगे। अच्छा, मॉर्निंग मंत्रा की हम लोगों ने बात की थी रतन, और मैंने आपसे कहा था कि आज का मॉर्निंग मंत्रा महज एक मॉर्निंग मंत्रा नहीं बल्कि एक बहुत विशेष मंत्रा है। क्यों? क्योंकि जिनकी कलम से वो निकला, जिनकी रचना से प्रेरित होकर हमने उसे लिया, वो कोई और नहीं बल्कि हिंदी साहित्य जगत की एक ऐसी अप्रतिम शख्सियत है जिन्होंने न केवल हिंदी साहित्याकाश को आलोकित किया बल्कि अपनी कृतियों के माध्यम से राष्ट्र कवि होने का गौरव भी प्राप्त किया। क्या बात है। और दोस्तों, आज पूरा राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की 116वीं जयंती मना रहा है। आप सभी को उनके इस योगदान के लिए हम बधाई देते हैं कि ऐसा कवि जिसने अपनी रचनाओं के माध्यम से पूरे राष्ट्र को गौरवान्वित किया, और आज हम उनकी रचनाओं के माध्यम से उनका लाभ उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, इस विषय में हम आपसे आगे और भी बात करेंगे। बहुत स्पेशल है आज का गुड मॉर्निंग लखनऊ, और इस पूरे गुड मॉर्निंग लखनऊ को सुनने के लिए आपको बस यूं ही हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, क्योंकि आज एक विशिष्ट अतिथि से भी हम आपकी बात कराएंगे जब हम बात करेंगे राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की। 8:29 का वक्त। गुड मॉर्निंग लखनऊ का सफर आपके अपने 100.7 FM पर आपकी दोस्त रुचा और रतन के साथ। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा, ये प्यार हो गया तो तीर दिल के पार हो जाएगा। होंगी सारे जमाने में, बातें होंगी कि नाम बदनाम तेरा मेरा यार हो जाएगा।
जाएगा। फ्रेंड्स 8:32 का समय हो चुका है। साथ में 16, 17, 18 सेकंड्स भी लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और ये समय लगातार आगे बढ़ते हुए हमसे कह रहा है कि कुछ खास बातें जरूर आप तक पहुंचाएं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ऋचा ने आपसे बताया कि आज बहुत खास दिन है, श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की हम 116वीं जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं बातों के साथ साथ एक और बहुत खास दिन है जिसकी बात यहाँ पे करनी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, ऋचा, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं किसकी? अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस की। जी हाँ दोस्तों, हर साल 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है और दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जो बोल या सुन नहीं सकते। वह अपनी बात करने के लिए अपने हाथों से, चेहरे के हाव भाव से बात करते हैं और इस भाषा को ही साइन लैंग्वेज कहा जाता है। दोस्तों, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य अगर हम बात करें तो लोगों को साइन लैंग्वेज के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सांकेतिक भाषा को मजबूत बनाना है। साल 1951 में 23 सितंबर को वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ की स्थापना के प्रतीक के रूप में हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है सांकेतिक भाषा दिवस। और दोस्तों, ये दिवस जो बधिर लोगों को की करीब 135 राष्ट्रीय संघों का एक संघ है, उसको मिलाकर ये पूरा एक संघ बना और वर्ष 2018 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस अंतर्राष्ट्रीय बधिरता सप्ताह के भाग के रूप में भी मनाया गया। और दोस्तों, आज इसी विषय पर हमसे खास बातचीत करने के लिए हम आज हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर न्यू दिल्ली से श्री हरीश सोनी जी, जो कि वर्तमान में साइन लिंग्विस्टिक डेफ स्टडीज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो गुड मॉर्निंग लखनऊ पर। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। जी सर, आज बहुत बड़ा दिवस है और ये दिवस अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है क्योंकि ये उन लोगों के विषय को पूरी गंभीरता के साथ उठाता है जो कि बोल और सुन नहीं सकते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सबसे पहले सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज के इस दिन में जिसकी हम बात कर रहे हैं कि आज साइन लैंग्वेज दिवस है, और तो साइन लैंग्वेज सर होती क्या है और सर किस तरीके से आप हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों के लिए इसका कितना महत्व है, कृपया ये भी बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। सांकेतिक भाषा बधिर समुदाय और श्रवण समुदाय को आपस में जोड़ता है, एक ब्रिज का काम करता है। सांकेतिक भाषा अपने आप में संकेतों का एक ऐसा व्यवस्थित स्वरूप है, व्यवस्थित रूप है, जहां सांकेतिक भाषा के अर्थ विज्ञान, संरचना विज्ञान और उपयोग विज्ञान का उपयोग करते हुए बधिर लोग अपने आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आपस में संप्रेषण करते हैं और हियरिंग समुदाय से भी संप्रेषण कर सकते हैं यदि हियरिंग समुदाय उसे समझे जाने। ओके सर। जी सर, आपने अभी हमसे ये बात करी कि हियरिंग इम्पेयर्ड लोग जो हैं वो इसका लाभ उठाते हैं, लेकिन अगर हम आमजन की बात करें तो हमारे पास हमारी बातों और विचारों की भाषा है, उसका एक व्यवस्थित रूप है, शब्दावली है, व्याकरण शास्त्र है। लेकिन बात जब हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों की आती है तो क्या उनके पास भी अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अपनी कोई शब्दावली या अपना कोई व्याकरण शास्त्र है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, हमने अभी चर्चा की कि सांकेतिक भाषा भी एक भाषा है और उसका भी एक अपना व्यवस्थित रूप है। उसमें अर्थ विज्ञान, संरचना विज्ञान और उपयोग विज्ञान के सारे नियमों का पालन होता है। जब आप ISLRTC इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल ISLRTC न्यू दिल्ली को देखेंगे, उसमें आपको एक शिक्षण शैली में एक सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल मिलेगा जहां पर वो सारे चैप्टर दिए हैं, जहां ये आपको बताया जाएगा कि कैसे सांकेतिक भाषा के वाक्य बनते हैं, कैसे नकारात्मक वाक्य बनते हैं, कैसे प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं। तो जो भी आपके दर्शक है, मैं उन सबसे निवेदन करूंगा कि आप भारत सरकार के इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के ISLRTC न्यू दिल्ली नाम से यूट्यूब चैनल पर जाएं। वहाँ आपको सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल में एक मॉड्यूल मिलेगा जिससे आप निःशुल्क रूप से उसको यूट्यूब चैनल से आप सीख सकते हैं और सभी लोग उसको जान सकते हैं, कैसे वाक्य बनते हैं, कैसे वोकेबलरी है। एक उस पर हमारी 10,000 शब्दों की एक डिक्शनरी रखी हुई है, वो भी जान सकते हैं, व्याकरण शास्त्र के भी बारे में
जान जी सकते हैं। सर, वैसे तो आपने हमें बताया कि जैसे जो लोग प्रोफेशनली इनको सीखना चाहते हैं इस भाषा को, वो ऐसे सीख सकते हैं, लेकिन हमारे मन में एक और प्रश्न उत्पन्न हो रहा है सर। हम जानना चाहते हैं कि इस हमारे कई श्रोतागण इस वक्त आपको सुन रहे होंगे और हो सकता है उनके परिवार में या उनके संपर्क में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे इस भाषा की आवश्यकता हो, लेकिन किन्हीं कारणों से हो सकता है कि वो किसी बड़े स्कूल, कॉलेज या संस्थान में जा पाने में समर्थ ना हो। ऐसे में एक आम नागरिक कैसे और कहां इस भाषा को सीख सकता है? जब भी भाषा सीखने की बात होती है तो भाषा को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है जो भाषा के बोलने वाले हैं उनसे जाके हम बात करें। लेकिन फिर भी आपका क्वेश्चन है तो मैं आपको बता दूं कि जो अभी मैंने सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल की बात करी, ये सिर्फ टीचरों और प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है, ये पेरेंट्स के लिए ही स्पेशली बनाया गया है। और यूट्यूब, क्योंकि आम जनता आसानी से यूट्यूब मोबाइल में सबके रहता है, वो यूज कर सकते हैं और उसको सीख सकते हैं। और स्कूल से जो आसपास बधिर बच्चों की स्कूल है वहां पर भी बच्चों को भेज सकते हैं। छोटे बच्चों की स्कूल्स भी अवेलेबल है, सरकारी भी स्कूल है और एनजीओ की भी संचालित कई सारी विशेष विश्वविद्यालय है बधिर बच्चों के। वहां पर भी जाके पेरेंट्स टीचर्स से, बच्चों से बात करके वो सांकेतिक भाषा सीख सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी पेरेंट्स और आम जनता सीख सकती है। एक हमारा साइन लर्न ऐप है, डिक्शनरी का ऐप है, वो गूगल प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड करके भी उससे भी जो है सांकेतिक भाषा को सीख सकते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि आज एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी होने वाला है आपके यहाँ, जिसमें बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, कुछ उसके विषय में भी जरूर हमें बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारे यहाँ हमारे भारत सरकार दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय मंत्रालय के तहत एक डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में सांकेतिक भाषा दिवस का समारोह भी है। और इस समारोह में कई सारे लोकार्पण किए जा रहे हैं, क्योंकि हमारी एक परंपरा है कि हर 23 सितंबर को हम कुछ न कुछ बधिर समाज के लिए और इनके लिए जो है हम कुछ लोकार्पण करते हैं। तो आज डिक्शनरी के 2500 वर्ष, जो पुराने 10,000 के करीब वर्ष है, उसमें 2500 वर्ष और जुड़ रहे हैं। इसके अलावा 100 कॉन्सेप्ट जो कि अलग अलग विषयों से छठी कक्षा से लगाकर कुछ छात्र कक्षा के विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अलग अलग जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हैं उनका अर्थ और उनका वीडियो है, ताकि बधिर बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में उनको फायदा मिले इस चीज का। सर, आज हमारे साथ जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हुए थे इंडियन साइंस लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर न्यू दिल्ली से श्री हरीश सोनी जी, जो कि वर्तमान में साइन लिंग्विस्टिक डेफ स्टडीज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हैं। सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। किसी को सपना लगे तू, किसी को बहती हवा, किसी को बस बातों में करे पल में या वहाँ, किसी के 100 झूठ सुन ले, किसी का सच भी गुनाह, किसी के बस यादों में करे हलचल सारा जहां। तू छाँव है, तू धूप है, मीठी आमो तेरे हजारों रूप है। कोई समझा नहीं, जो भी है बस खूब है। Falling so crazy, let's
करूं, कभी लगे तारों से भी ऊंची उड़ानें भरूं, कभी लगे बादलों से जेबें भरूं। Ti amo, तारे गिनूं तेरे लिए, ti amo, ti amo, सारे चुनूं तेरे लिए, अब सारे बुनूं तेरे ही तेरे लिए, falling so crazy in love. मिली नहीं तुमसे बेख्वाबों में भी, कभी लगे कहीं तो है रिश्ता कोई, कभी लगे छूं तुम्हें यूं ही ख्यालों में ही, कभी लगे नहीं नहीं चोरी नहीं। Ti amo, तू पास है पर दूर है, ti amo, ti amo, जाता नहीं ये नूर है, तेरी चोरी भी है मंजूर मंजूर है, falling so crazy in love, ti amo, तू पास है तू दूर है, जाता नहीं ये नूर है। विद्युत क्षेत्र में 3 दशकों से ऊंचा आहार में अपनी कार्यशैली से एनटीपीसी लिमिटेड ने हासिल किया है अपना नाम। साथ ही फिरोज गांधी ऊंचा आहार थर्मल पावर स्टेशन में 1560 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर देश को विद्युत क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास भी किया है। अब एनटीपीसी लिमिटेड वातावरण को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत लेकर आई है स्वच्छता ही सेवा अभियान, जिसके तहत स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा व 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक स्पेशल कैंपेन 4.0। खुद रखोगे साफ तो आने वाली पीढ़ियां भी बताएंगी हाथ। ऊंचा हार परियोजना द्वारा जनहित में जारी। मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा। स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। एनईसीसी द्वारा जनहित में जारी। सीमा, तुम इतनी थकी थकी क्यों लग रही हो? हाँ, मुझे बहुत थकावट महसूस होती है, काम में मन ही नहीं लगता। लेकिन रोशनी, क्या तुम्हें थकान नहीं महसूस होती है? हमें स्कूल में बताया गया था कि खून की कमी से कमजोरी महसूस होती है, लेकिन सही आहार एवं हफ्ते में एक बार आयरन की गोली लेने से इससे बच सकते हैं। मैं हर सोमवार स्कूल में आयरन की गोली खाती हूँ। पर मैं तो स्कूल ही नहीं जाती। आयरन की गोली आंगनवाड़ी दीदी के पास भी मिलती है, तो चले। एनीमिया से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा। स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। एनईसीसी द्वारा जनहित में जारी। सुनते रहिए 100.7 FM, जहां हैं आप वहीं हम। गुड मॉर्निंग लखनऊ, मुद्दा आज का पूरे समाज का। जी हाँ फ्रेंड्स, 8:46 का समय हो चुका है। मुद्दा आज का पूरे समाज का। ये जो हमारा सेगमेंट है ना, वाकई में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं मुद्दे की, तो हम न केवल मुद्दे की बात कर रहे होते हैं, बल्कि एक ऐसे विषय को लेके आते हैं जहां पर आपकी कनेक्टिविटी भी हमसे होती है और फिर आपके विचार हम साझा करते हैं। और इसके लिए हमारे फ्रेंड्स बहुत इंतजार भी करते हैं। बहुत देर से ईमेल्स आने शुरू हो गए, गुड मॉर्निंग विशेस आ रही हैं, मतलब ये तमाम सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन जब बात मुद्दे की आती है रतन, तो हम मुद्दा जो आज लेने वाले हैं वो आज के दिन
रीजन से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसको वहां तक लेकर पहुंचूं। लेकिन उसके पहले कुछ चीजें आपसे जानना चाहती हूँ। कभी जब हाईवे पे आप जाते हैं रतन, तो अक्सर आपने देखा होगा कहीं कुछ साइन बने हाईवे पर, या यूं ही जब आप चलते यात्रा कर रहे होते हैं, तो कहीं एक साइन बना हुआ है जहां पर पी लिखा है, फिर वो कटा हुआ है, या फिर कहीं आप देखते हैं कि कुछ बच्चे हैं जो जा रहे हैं और वहां पर एक साइन बना हुआ है कि बैग लिए हुए स्कूल का वो जा रहे हैं, या फिर कभी कोई एक हॉस्पिटल का बेड है उस पर कोई लेटा हुआ है। ये तमाम सारी चीजें होती हैं। तो जब आप इनको देखते हैं तो आप इनसे क्या क्या चीजें समझते हैं? ये चीज समझ में तो आ जाती है कि अगर वो पी बना के क्रॉस लगा हुआ तो इट मींस कि यहाँ पार्किंग नो पार्किंग जोन है, यहाँ पे पार्किंग नहीं लगानी है। या फिर जो है अगर वो देख रहे हैं कि यू टर्न बना हुआ है, क्रॉस करके घुमा दिया गया है उस क्रॉस को, तो मतलब इट मींस कह रहा है कि हमें यहाँ से मुड़ जाना है, यू टर्न लेना है। तो ये बहुत सारे संकेत हैं जो कि संकेत के माध्यम से ही हम समझ जाते हैं। वहाँ पे कोई मतलब बैठा नहीं होता कि हमें वो बताए कि भैया आपको यहाँ पे ऐसे मुड़ना है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम बात करते हैं भाषा की, जब हम बात करते हैं उसके आदान प्रदान की, संचार की, तो यूं तो हमारी आपकी भाषा में हम शब्दों को बोल के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब बात सांकेतिक भाषा की आती है तो किसी ने आपको बताया नहीं, किसी ने बोला नहीं, लेकिन आप उसको समझ गए कि यहाँ पर इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था। तो अगर आज के मुद्दे की हम बात करें रतन, तो इसको इसी से जोड़ देते हैं, क्योंकि आज और मुद्दे की बात तो ये बता नहीं जरूर, लेकिन कभी कभी जब यहाँ पे हम लोग गाने प्ले करते हैं ना, तो रिचा को जब कोई गाना पसंद नहीं आता, रिचा सीधे आंखें घूर देती है और उस बात उनकी इस जो तरीका है, इससे मैं समझ जाता हूँ ये गाना उनको पसंद नहीं आ रहा है और हमें ये गाना नहीं प्ले करना चाहिए था। लेकिन जब आप कुछ अच्छा बजाते हैं तो मैं आपको एक थंब भी दिखाती हूँ। ये थंब भी दिखाती है, तो उससे मतलब बोलती कुछ नहीं है, सिर्फ ये हमें सांकेतिक भाषा में ये बता देती हैं कि हाँ ये चीज है। तो वो चीज हमें समझ में आ जाती, बहुत क्लियर समझ में आ जाती है कि आखिरकार कहना क्या चाह रहे हैं। तो कितना सिंपल हो जाता है ना रिचा, कि हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ कुछ सिंबल्स को यूज करके, सिर्फ संकेतों का यूज करके ही हम अपनी पूरी बात को, यानी जो एक सेंटेंस में हम बोलना चाहते थे वो सिर्फ एक छोटे से संकेत के रूप में हमने पूरी बात अपनी कह दी। तो जब हम बात करते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस की, तो हम इसको भले ही कुछ खास वर्ग के लिए मानते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब संकेतों की बात हो रही है तो सिर्फ ये किसी खास वर्ग के लिए नहीं, ये हमारे आपके सबके जीवन का बहुत अभिन्न अंग है। क्योंकि बिना संकेत को, तो देखिए जब एक बच्चा पैदा होता है ना रतन, तो वो भी उसको उसके बाद भाषा नहीं होती है, लेकिन वो संकेतों के जरिए अपनी मदर को बताता है, माता से बात करता है, कि मुझे भूख लग रही है या मुझे ये प्रॉब्लम या तकलीफ है, समझ जाते हैं। तो अब आज का मुद्दा जो है वो आपसे ये पूछना चाहता है कि अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो आम जनमानस की भाषा में कहीं ना कहीं बिना सांकेतिक भाषा के वो अधूरी है। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात? बिल्कुल फ्रेंड्स, आप हमें आज के इस मुद्दे पर अपने विचार भेजें, हमें आपकी मेल्स का इंतजार है और इसके लिए आपको हमारी मेल आईडी भी पता होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी मेल आईडी है fmakashvani.lucknow@gmail.com। इस मेल आईडी के माध्यम से आज के मुद्दे पर आप अपने विचार, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। और अगर इससे जुड़ा कोई फनी सा एक्सपीरियंस हो तो वो भी बताइए कि आपने कभी किसी को एक थंब दिखाया हो कि हाँ काम बड़ा अच्छा है और उसने समझ जाए मुझे अंगूठा दिखा रहा है, समझाना कुछ और चाह रहे हैं, समझ जाए कुछ और। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, हमारे साथ तो अक्सर हो जाता है। तो अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो उसका भी बहुत स्वागत है। 8:50 का वक्त, रतन बहुत सारी चीजें हैं जो आज के दिन से जुड़ी हुई हैं, करने वाले हैं और समय लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन हम इस समय को यूटिलाइज करेंगे, आपके साथ और भी ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन इस गाने के बाद। अधूरी बातों से मजा जाता है, अधूरी बातों से दीवाने हम नहीं होते, दीवानी रात आती है, हमें उनकी उन्हें मेरी मोहब्बत याद आती है। दीवाने हम नहीं होते, दीवानी रात आती है, हमें उनकी उन्हें मेरी मोहब्बत याद आती है।
शायरों जैसी। उन्हें जब याद करते हैं तभी बरसात आती है। दीवाने हम नहीं होते, दीवानी रात आती है। हमें उनकी उन्हें मेरी मोहब्बत याद आती है। दीवाने हम नहीं होते, दीवानी रात आती है। हमें उनकी उन्हें मेरी मोहब्बत याद आती है। नहीं कोई गिला हमें जो ना इस बार मानेंगे। अभी चाहे मना कर दे, कभी तो यार मानेंगे। मिले जो चीज आसानी से तो उसमें मजा कैसा। उन्हें मेरा बनाने तक ना हम भी हार मानेंगे। सुना है चाहते सच्ची नहीं बर्बाद जाती है। दीवाने हम नहीं होते, दीवानी रात आती है। हमें उनकी उन्हें मेरी मोहब्बत याद आती है। दीवाने हम नहीं होते, दीवानी रात आती है। हमें उनकी उन्हें मेरी मोहब्बत याद आती है। दीवाने हम नहीं होते, दीवानी रात आती है। हमें उनकी उन्हें मेरी मोहब्बत याद आती है। जी हाँ फ्रेंड्स, 8:53 का समय हो चुका है। आप सुन रहे गुड मॉर्निंग लखनऊ और आज इस प्रोग्राम में आपके साथ हैं आपके दो दोस्त रतन और रिचा। और बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं और बहुत सारा एक्साइटमेंट भी है क्योंकि आज हम सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की 116वीं जयंती। और इस जयंती के उपलक्ष्य में दोस्तों हम कुछ खास भी करने वाले हैं। और वो खास क्या है आपको बताएंगे रिचा। इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि जब हम अपने सेकंड हाफ में जाएंगे तब हम आज के दिन से जुड़े उस विशेष हस्ती को भी आप तक पहुंचाएंगे जिनका उनसे सीधा संबंध है। और फिर हम जानेंगे राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी से जुड़ी कुछ बहुत सारी बातें जो निश्चित रूप से आपको भी कहीं आपके लिए भी कहीं प्रेरणा स्रोत बनेंगी। तो फिलहाल इन तमाम सारी चीजों के लिए यूं ही जुड़े रहिए। और साथ में रिचा बताना चाहेंगे कुछ मेल्स हमारे पास आ गई हैं और वो मेल्स हमसे कह रही हैं कि भैया हमें भी शामिल कर लो, हमें भी शामिल कर लो, हम भी हैं। तो बिल्कुल हमारे पास जो पहली मेल आई है मोनू सेठ साहब की आई है, वो लिख क्या रहे हैं R² को सुप्रभात। रिचा जी रतन भैया को सुनकर बहुत खुशी हुई। चलिए बहुत अच्छा लगा आपका इतना प्यारा सा ईमेल जो आपने हम तक भेजा। और पता है रतन, ये बड़ी सारी चीजें हैं जो आपको कहीं बड़ा मोटिवेट करती हैं और मोटिवेशन लाइफ में बेहद जरूरी है। और इस तरीके से मोटिवेशन आते हैं तो लगता है हाँ भाई अब ठीक है और बढ़िया और बढ़िया और बढ़िया और करना चाहिए। तो ऐसी मेल्स और भी हमारे पास, लेकिन समय धीरे धीरे जा रहा है। और लेकिन चलिए एक और मेल पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास मेल आई है राजीव जी की जो कि हमें लखनऊ से मेल कर रहे हैं। लेकिन लखनऊ से इन्होंने कहाँ से मेल किया है इसका इन्होंने पता नहीं बताया हमें। हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार लखनऊ से आप कहाँ से हमें मेल कर रहे हैं। तो राजीव जी ये लिख रहे हैं कि आज का जो शो चल रहा है ये इसकी ओपनिंग बहुत अच्छी हुई और साथ में सॉन्ग्स बहुत अच्छे प्ले हो रहे हैं। हमें बहुत सुनकर अच्छा लग रहा है। जो एक्साइटमेंट आप दोनों के अंदर दिख रहा है, सुनने को मिल रहा है। दिख तो नहीं सकता, आपने दिखने के लिए कैसे लिखा? सांकेतिक भाषा। यहाँ पे देखिए सांकेतिक भाषा का असर आया कि आप उस बात को महसूस कर पा रहे हैं कि यहाँ पे कितनी पॉजिटिविटी। और हो भी क्यों न रतन, मैं फिर इस बात को कोट कर रही हूँ यहाँ पर कि जो आज का दिन है ये बहुत खास है, बहुत विशेष है क्योंकि 116वीं जयंती का ये पर्व हम मना रहे हैं जब हम बात करते हैं राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की। और देखो अभी एक ईमेल इस पर भी आ गया। आप लिख रहे हैं कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस सेगमेंट को सुनने के लिए जिसके बारे में आप जिक्र कर रही हैं। और इस ईमेल को भेजा है प्रांजल वर्मा ने। तो प्रांजल जी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आप तक वो सेगमेंट। तो राजीव जी आपकी मेल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और प्रांजल जी आपकी मेल के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी मेल को हम शामिल भी जरूर, आगे भी क्या कुछ खास आपने लिखा है उसको भी हम शामिल करेंगे। लेकिन अभी समय हो चुका है कि आज के गुड मॉर्निंग लखनऊ को हम यहीं पर वाइंड अप करें इसके पहले घंटे को। और न्यूज ब्रेक के बाद हम दोनों यानी हम रतन और हमारे साथ रहेंगे रिचा, आपसे जरूर करेंगे मुलाकात, लेकिन इस ट्रैक के बाद। अलग तुझ में असर कुछ है कि दिखता नहीं मगर कुछ है। फिदा हूँ मैं तो एक
नजर बस एक नजर बस एक नजर तक के लगे भी तो ये और किधर अब और किधर दिल संग तेरे लग के सही वो भी लगे मुझको गलत तुझ में अगर कुछ है अलग तुझ में असर कुछ है तुमसे किरण धूप की तुमसे सियाह रात है तुम बिन मैं बिन बात ना तुम हो तभी कुछ बात है तुमसे किरण धूप की तुमसे सियाह रात है तुम बिन मैं बिन बात ना तुम हो तभी कुछ बात है तेरी ये सोहबत हुई मुझे नसीब है जब से थोड़ा तो बेहतर खुदा कसम हुआ हूँ मैं मुझसे है तू ही तू तसव्वुर में है तू ही तू तसव्वुर में कहाँ अपनी खबर कुछ है अलग तुझ में असर कुछ है तुमसे किरण धूप की तुमसे सियाह रात है मैं बिन कुछ है आकाशवाणी लखनऊ 100.7 FM, क्योंकि जहां हैं आप वहीं हैं हम। नमस्कार, सुबह के 9 बजे हैं। अब सुनिए अखबारों की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमेरिका के डेलावेयर में क्वाड नेताओं की शिखर सम्मेलन और न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित करने से संबंधित खबरें आज राजधानी लखनऊ से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के पहले पृष्ठ की मुख्य सुर्खियां बनी हैं। हिंदुस्तान ने लोकतंत्र के उत्सव में अमेरिका भारत साथ शीर्षक से संबंधित समाचार को अपने पहले पृष्ठ की लीड स्टोरी बनाते हुए सचित्र प्रकाशित किया है। साथ ही खबर के फ्लैग में लिखा है, मोदी बोले प्रवासी भारतीय सही मायनों में राष्ट्रदूत। दैनिक जागरण ने स्वराज के लिए जान नहीं दे पाया, स्वराज के लिए जीवन दूंगा। अमर उजाला ने भारत के खिलाफ साजिश पर पाकिस्तान समुद्री आक्रामकता पर चीन को चेतावनी। राष्ट्रीय सहारा ने हमारा स्पष्ट संदेश क्वाड रहेगा कायम। और नवभारत टाइम्स ने चीन और पाक की हरकतों पर चिंता शीर्षक से संबंधित समाचार को अपने पहले पृष्ठ की मुख्य खबर के रूप में सचित्र प्रकाशित किया है। इसके अलावा देश की सुरक्षा न कर पाने वालों को न दें वोट, पत्थरबाजों व आतंकियों को नहीं किया जाएगा रिहा। शाह, केजरीवाल ने आरएसएस से पूछे 5 सवाल। सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे पर अपहरण का केस दर्ज। श्रीलंका के राष्ट्रपति बने अनुराग कुमारा। तिरुपति के बाद अब मथुरा वृंदावन ने प्रसाद की जांच। कानपुर में फिर रेल की पटरी पर मिला सिलेंडर। शतरंज ओलंपियाड में पहली बार 2 स्वर्ण और अश्विन का कमाल। भारत ने बांग्लादेश को 280 रन से रौंदा। शीर्षक से संबंधित समाचारों को भी समाचार पत्रों ने अपने पहले पृष्ठ पर जगह दी है। राष्ट्रीय सहारा ने अपने संपादकीय में लिखा है, अमेरिका में डेलावेयर में क्वाड नेताओं की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हम ऐसे समय बैठक कर रहे हैं जब दुनिया तनाव और संघर्षों से घिरी हुई है। ऐसे में साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना मानवता के लिए बहुत जरूरी है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में लिखा है, कानपुर में रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर पाया जाना और पंजाब में भटिंडा में ट्रैक पर सरिया रखा होना महज दुर्योग नहीं हो सकता। ये घटनाएं किसी बड़े षड्यंत्र की ओर संकेत कर रही हैं।
हिंदुस्तान, अमर उजाला और नवभारत टाइम्स सहित अनेक समाचार पत्रों ने भी अपने संपादकीय में अलग अलग टिप्पणी की है। इसी के साथ अखबारों की सुर्खियां समाप्त होती हैं। 100.7 जब सुबह शुरू होती है और आए दिन नया, चलो शुरू करें शुरुआतें, जो बीता वो गया। नई ताल पे नए राग पे नया सवेरा लाया क्या। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू। चलिए 2:03 का वक्त, वापस आप सभी का स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन और आपके साथ वापस मैं आपकी दोस्त, आपकी रुचा और मैं आपके साथ आपका अपना दोस्त आरजे रतन। जी चलिए, बहुत कुछ खास संगीत होने वाला है। मैंने आपसे कहा था जब सेकंड हाफ में पहुंचेंगे तो बस थोड़ी ही देर में आपसे मुखातिब करवाऊंगी मैं एक ऐसी शख्सियत को जिनका सीधा संबंध है राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी से। तो उनके ही द्वारा बहुत सारी बातें आज आप तक पहुंचेंगी। तो फ्रेंड्स, इस एक्साइटमेंट को पूरी तरह से बरकरार रखिए इस खास मुलाकात को सुनने के लिए, जानने के लिए और रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए। और इस जानकारी को हम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगे जब हम करेंगे उनसे बातचीत। तो आप इस खास बातचीत को सुनने के लिए हमारे साथ लगातार यूं ही जुड़े रहिए। एक दिन जैसे 100 साल है, अंजाम है तय मेरा, होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है, ये दूरियां फिलहाल है। ओ खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, मौसमी ना समझो पर इश्क को हमारे, नजरों के सामने मैं आता नहीं तुम्हारे, मगर रहते हो हर पल मंजर में तुम हमारे। अगर इश्क से है मिला फिर दर्द से क्या गिला, इस दर्द में जिंदगी खुशहाल है, ये दूरियां फिलहाल है। ओ खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है तय मेरा, होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है, ये दूरियां फिलहाल है।
सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपका कंप्लीट नाश्ता शो। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। हिंदी साहित्य में अपने अद्वितीय योगदान और देश प्रेम से ओतप्रोत रचनाओं के लिए ये जो कविता आपने भी सुनी, उनको जाना जाता है। उनकी कलम से ये निकली कविता जिन्हें हम राष्ट्र कवि दिनकर जी के नाम से जानते हैं। और हम न केवल एक जन कवि बल्कि राष्ट्र कवि और साथ ही क्रांतिकारी कवि के रूप में भी उनको जानते हैं, उनको पहचानते हैं। उन्होंने रश्मिरती, कुरुक्षेत्र और उर्वशी जैसी रचनाओं में अपनी जिस काव्यात्मक प्रतिभा का परिचय दिया वो हिंदी साहित्य जगत में अविस्मरणीय है। आज से कई बरस पूर्व हिंदी साहित्य में एक सूर्य उगा जिसका परिचय हुआ दिनकर, और जिसका तेज, जिसका ताप आज तक हम और आप सभी महसूस कर रहे हैं। और आज हम और आप समूचा राष्ट्र मिलकर उनकी 116वीं जयंती मना रहा है। और इसी उपलक्ष्य में हमारे साथ बात करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं उनके सुपौत्र श्री ऋत्विक उदयन जी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और आपको साथ ही साथ अनेक अनेक शुभकामनाएं आज श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की 116वीं जयंती के उपलक्ष्य में। हेलो जी। हेलो जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सभी मना रहे हैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की 116वीं जयंती। जी जी। तो सर, मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस शो पर आने का मौका दिया आप लोगों ने। बहुत शुक्रिया सर। सर, ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक ऐसे महान राष्ट्रकवि के बारे में हमें कुछ बोलने का मौका मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, यूँ तो बहुत सारे सवाल हैं जो आपसे पूछने हैं, लेकिन एक व्यक्तिगत प्रश्न भी है जो आपसे जानना चाहते हैं। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब बात हम दिनकर जी की कर रहे हैं और उनकी बात आ रही है, तो हम लोग जहां उनके साहित्य, उनकी रचनाएं पढ़कर बड़े हुए हैं, वहीं आपने तो उनके प्रेम, आशीर्वाद और सानिध्य में रहकर अपने जीवन की शुरुआत की और उसको जिया। कैसा अनुभव करते हैं जब आपका नाम उनके साथ जुड़ता है, उनके पौत्र होने का गौरव आपको मिलता है? आप कैसा महसूस करते हैं सर? तो इस सवाल का मैं दो भागों में जवाब देना चाहूंगा। जी। पहला इससे पहले कि मेरे नाम की बात हो या मेरे पौत्र होने की बात हो, मैं खुद दिनकर जी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। तो दिनकर जी ने खुद अपनी डायरी में लिखा था कि आदमी बड़ा लेखक हो या बड़ा नेता हो, वह सबसे पहले आदमी होता है। जी। और कला के बड़े होने की शर्त है कि कलाकार बड़ा हो। पवित्र वही कला हो सकती है जिसे पवित्र कलाकार ने सिरजा हो। जी। ये दिनकर जी ने खुद लिखा था। और मेरे पिताजी जो दिनकर जी के छोटे पुत्र थे, जी, उन्होंने अपने संस्मरण में दिनकर जी के बारे में लिखा है कि पिताजी की याद आते ही वल्लभाचार्य रचित ये दो श्लोक याद हो आते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, असितम मधुरम, हृदयम मधुरम, गमनम मधुरम। इसका मीनिंग हुआ उनका शरीर, उनका मन, उनका व्यवहार सब मधुरपूर्ण थे। उनका उठना, बैठना, हंसना, रोना, क्रुद्ध या दुखी होना, सब कुछ मधुर ही मधुर था। तो ये ब्रीफ मतलब बाबा की भी बात है और बाबूजी की भी बात है। बाबूजी एज अ सन क्या सोचते थे और क्या संस्मरण था उनका दिनकर जी के लिए, और दिनकर जी ने खुद क्या लिखा था। जहां तक मेरे उनके पौत्र होने की बात है, तो दिनकर जी के पौत्र होने का गौरव मेरे लिए अत्यधिक सम्मान और जिम्मेदारी का प्रतीक है। जब भी मेरा नाम उनके साथ जोड़ा जाता है, यह मेरे लिए हर्ष और गौरव की बात होती है। साथ ही साथ यह एक जिम्मेदारी भी है कि मैं उनके विचारों और कृतियों को सही रूप से आगे बढ़ाऊं और उन्हें लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूं। जी। उनकी सरलता, सहजता और गहन विचारशीलता की चर्चाओं के बीच में पला और बढ़ा हूं और उनके विचारों को समाज तक पहुंचाने का काम मेरे लिए प्रेरणा बनी रहती है। यह गौरव और जिम्मेदारी दोनों है जिसे मैं
हृदय से स्वीकार करता हूँ। जी सर, निश्चित रूप से आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको ये अवसर मिला है, ये मौका आपको मिला है। अब बात सर अगर हम उनकी करें, दिनकर जी की करें, तो दिनकर जी ने साहित्य की दोनों ही विधाओं गद्य और पद्य में लिखा है और साथ ही बाल मंच भी उनसे कहीं अछूता नहीं रहा। लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पर देखें तो एक कवि हृदय या फिर एक लेखक, किस रूप में आप उनको ज्यादा प्रभावशाली मानते हैं, या वो ज्यादा प्रभावशाली रहे हैं किस रूप में? ऋचा जी, ये बहुत ही कठिन सवाल आपने पूछा है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। जी 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 जी। जैसा हम लोग जानते हैं, दिनकर जी एक बहुमुखी लेखक थे। उन्होंने साहित्य की विभिन्न, जैसा आपने कहा, उन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया है और उन्होंने पद्य और गद्य दोनों में महारत हासिल की थी, जिसमें उन्होंने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दों पर गहरी दृष्टि के साथ साथ राष्ट्रभक्ति, प्रेम और मानवता पर आधारित कविताएं भी लिखी जी। जहां एक तरफ उनकी कविताओं में गहराई थी, ऊर्जा थी, भावनात्मक अपील थी जो उन्हें विशेष बनाती थी जी। वहीं उनके गद्य में भी, गद्य की जो उत्कृष्ट रचनाएं थी जो उन्होंने समाज को और संसार को दी जी, जैसे संस्कृति के 4 अध्याय जो आपने पहले कहा और भारतीय एकता, ये उनकी गद्य रचनाएं एक विचारशील और बौद्धिक विमर्श को प्रस्तुत करती हैं जी। बच्चों के लिए उन्होंने सूरज का ब्याह, मिर्च का मजा, मोक्षा और चित्तौर का साका लिखा जी। तो इन सब और सभी मुझे मतलब मैं बहुत आसान शब्दों में कहना चाहूंगा, मुझे कोई भी कृति दिनकर जी की पढ़ने में उतना ही आनंद आता है जितना किसी और को। निश्चित रूप से। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्हें किसी एक शैली में बांध पाना जी बहुत ही मुश्किल होगा जी। सर, आप अपने स्तर पर भी निरंतर प्रयासरत हैं उनकी कृतियों, उनके साहित्य और साहित्य जगत में उनके योगदान को जनमानस तक पहुंचाने के लिए, तो कृपया इस विषय में हमारे श्रोताओं को भी अवगत कराएं ताकि राष्ट्रकवि दिनकर जी के रूप में जो अप्रतिम व्यक्तित्व, शख्सियत और उनके कृतित्व के रूप में जो अमूल्य निधियां हमें प्राप्त हैं, उनसे हमारे श्रोतागण भी परिचित हो सकें। जी, ये बहुत ही दिस इज काइंड ऑफ एक्साइटिंग फॉर मी जी। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अपने 28 वर्षों के विस्तृत प्रोफेशनल करियर के बाद को एक तरीके से सबैटिकल पर डालते हुए 31 दिसंबर को मैंने ये निर्णय किया कि इट्स काइंड ऑफ गिव बैक टाइम टू द सोसाइटी। और मैंने अपने स्तर पर दिनकर साहित्य से काम करना शुरू किया। एजेंडा ये है कि दिनकर साहित्य के माध्यम से हिंदी साहित्य और भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ाऊं, खास करके युवाओं में और बच्चों में, और इनके माध्यम से, दिनकर साहित्य के माध्यम से इन दोनों पहलुओं के प्रचार, प्रसार और विस्तार पर काम करूं। 24 अप्रैल को दिनकर जी की 50वीं पुण्यतिथि थी जहां हम लोगों ने ये कमानी ऑडिटोरियम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया था दिल्ली में जी जी। और उसी कार्यक्रम के दौरान मैंने ये शपथ या प्रण नहीं बोलूंगा, लेकिन एक मेरे मन के अंदर जो अंतरात्मा से जो आवाज उठी उसके आधार पर मैंने ये कहा कि इस पूरे साल को हम दिनकर जी के 50वें पुण्य स्मृति वर्ष के तौर पर मनाएंगे जी। और इसके अंतर्गत हम देश के 50 प्रमुख जगहों पर जी दिनकर जी के साहित्य को लेकर जाएंगे और वहां पे लोगों के अंदर हिंदी साहित्य और दिनकर साहित्य के प्रति जागरूकता जगाएंगे। 2 चीजें, एक तो ये 50 शहरों की बात थी, दूसरा एक और थॉट है जिसको मैंने अभी जिससे काम करना शुरू किया है। होपफुली आप लोगों को सहयोग रहा और आप लोगों की गुड विशेस रहे तो ये भी फ्रक्टिफाई होगा जी बिल्कुल सर। जहाँ पे मेरे दिमाग में ये आया कि क्या भव्य दृश्य होगा जब 1 लाख बच्चे एक साथ पटना के गांधी मैदान में खड़े होकर रश्मि रथी के 3य सर्ग, जिसको कृष्ण की चेतावनी भी कहते हैं, उसका सामूहिक सस्वर पाठ करेंगे। क्या बात। उसमें मैंने छोटे स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। नेतरहाट एक विश्व स्तरीय स्कूल है
और जो कि झारखंड में है, रांची से करीब 3.5 घंटे की दूरी पर है। और वहां पे हम लोगों ने एक छोटा कार्यक्रम किया जहाँ पे 450 बच्चों ने एक साथ सस्वर पाठ किया। क्या बात। उसके बाद हम लोगों ने यही चीज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची में किया। और परसों हमारा एक बहुत ही बड़ा आयोजन रांची में फिर से हुआ, जो कि हम लोगों ने सेंट्रल कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड के साथ मिलकर किया था, जहां पे हम लोगों ने सेंट्रल कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड की जो मैनेज्ड स्कूल है डीएवी, वहां के करीब 50 बच्चों को एकत्रित करके उनसे भी रश्मि रथी का सरस्वर पाठ कराया था। तो ये मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग है और होपफुली आई विल बी एबल टू डू जस्टिस टू दिस एक्साइटमेंट एंड आई विल एंश्योर दैट this sees the light of the day and we are all able to achieve this target or goal or objective together as a society, as a country. जी सर, वैसे तो बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि बात राष्ट्रकवि दिनकर जी की हो रही है, लेकिन अभी आपने कुछ उनकी कविताओं का भी जिक्र किया, तो अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे कुरुक्षेत्र है, उर्वशी है, रश्मि रथी है, या फिर उनका एक आप बात करें उनकी कृति भी एक आई थी जिसमें उन्होंने जनतंत्र के जन्म की भी बात की थी, तो चलते चलते बस आपसे एक प्रश्न मैं ये और पूछना चाहती हूँ कि यूँ तो उनकी अनेक कृतियाँ और रचनाएं हैं, लेकिन कोई एक ऐसी रचना जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया हो, मेरे साथ साथ हमारे श्रोतागण भी जानना चाहेंगे। जी, तो कुछ पंक्तियां उनकी पढ़ूंगा और उसके आधार पर इस सवाल का जवाब दूंगा। जी सर। तो सबसे पहली पंक्ति जो जहन में आती है वो वही है जिससे आपने इस शो का शुरुआत किया। ओके जी, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, जी उसका क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। जी जी जी। तो इसमें दिनकर जी बल, आत्मनियंत्रण और नैतिकता के गहरे संदेश को प्रकट करते हैं और कहते हैं कि क्षमा वही शोभनीय है जो बलवान के द्वारा किया जाए। जी जी। क्योंकि वही सच्ची क्षमा होती है। यदि किसी के पास ताकत नहीं है तो उसकी क्षमा उसकी कमजोरी मानी जाती है, न कि एक सशक्त नैतिक गुण। दूसरी पंक्ति जो दिमाग में आती है वो है समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो इन लाइनों में इन पंक्तियों में भी वो क्लियरली यह संदेश देते हैं कि किसी भी सामाजिक या नैतिक मुद्दे पर चुप्पी बनाए रखना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना कि उस पाप को करना है, और हमें सक्रिय रूप से सही का समर्थन करना चाहिए हमेशा। जी जी। कृष्ण की चेतावनी में जो पंक्तियां उन्होंने लिखी हैं वो कहती हैं, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये मुझे लगता है एक तरीके से जिंदगी का सार है। जी, और उसमें हम ये कह सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति या समाज पर संकट आती है तो सबसे पहले उसका विवेक मर जाता है, और विवेकहीनता के कारण ही लोग सही और गलत में भेद करना भूल जाते हैं। जी जी। और आखिर में मैं एक और पंक्ति, आई नो ये थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है बट नेवरदलेस आई वुड वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी। जी जी बिल्कुल। उर्वशी में वो लिखते हैं, मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। जी। और इसमें वो खुद को मानवता की विजय और समय के सूर्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और इसका अर्थ यह हुआ कि अमरता वक्ता खुद जो इस काव्य रचना के संदर्भ में पुरूरवा है, वक्ता खुद अमरता, शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक है, जो अपने समय में नेतृत्व और प्रकाश का स्रोत है। आखिर में मैं बस ये कहना चाहूंगा कि सारी पंक्तियां, सारी कृतियां अद्भुत है। एक जो मुझे मन से पसंद आती है वो मुझे लगता है नहीं तो करोड़ों लोगों के, भारत और विश्व भर में करोड़ों लोगों की फेवरेट कृति होगी दिनकर जी की या अदरवाइज भी, वो है रश्मि रथी। जी जी जी, जी बिल्कुल जी। जिसमें वो सामाजिक न्याय की भावना को नई भाषा से अभिव्यक्त करते हैं, जिसमें वो दलित, वंचित एवं उपेक्षित समाज के लिए एक संदेश देते हैं कि प्रतिभा किसी जाति विशेष की मोहताज नहीं होती। जी।
कवि हृदय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था रश्मि रथी के बारे में कि रश्मि रथी को सामाजिक न्याय का जिंदा दस्तावेज कहा जाना चाहिए। जी। और अंत में बस ये कहना चाहूंगा कि रश्मि रथी में सूर्यपूर्ण दानवीर कर्ण का जीवन चरित्र एवं संवाद है। और एक और लास्ट लाइन बिफोर वी क्लोज इट इज दिनकर साहित्य और रश्मि रथी मेरे पर्सनल व्यू में पूरे विश्व में शायद किसी भी नॉन रिलीजियस साहित्य से ज्यादा लोकप्रिय काव्य या साहित्य की मतलब कलेक्शन होगी। वाकई में सर दिनकर साहब ने बहुत कुछ ऐसा दिया है इस समाज को जो कि बहुत अतुलनीय है। और हमारे अगर हम कहें तो जो इतिहास जगत है उसमें बहुत स्वर्णिम अक्षरों से उनका ये इतिहास लिखा जा रहा है और आगे भी आने वाली पीढ़ियों को ये ऐसे ही ज्ञान देता रहेगा। उनका जो है पथ पूरी मार्गदर्शन करते रहेंगे। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़कर। आज आपने रामधारी सिंह दिनकर जी की 116वीं जयंती पर इतने महत्वपूर्ण विचार हम तक पहुंचाए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हम तक पहुंचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हृदय से आभार सर। बहुत धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका दिन शुभ हो और हम लोग सब मिलकर दिनकर जी की 116वीं जयंती समारोह पे उनकी कृतियों का आनंद उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड।
भाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो, वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो, या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो, रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन वान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। रतन, अगर दिनकर जी की बात करें ना तो जन कवि थे, वो राष्ट्र कवि थे और उन्हें क्रांतिकारी कवि के रूप में भी देखा गया। और जब ऐसी रचनाएं उनके सामने आती हैं तो ऐसे गाने को बजाने से लगता है कि हाँ, वो बात जो उस वक्त रही होगी, तब जब जनमानस में वो एक ऊर्जा की स्फूर्ति फैला रहे होंगे, ऊर्जा के साथ एक जोश के साथ उनकी जो रचनाएं होती थी, वाकई बहुत ज्यादा, मतलब युवा पीढ़ी के लिए बहुत ज्यादा एक मतलब पूरे समाज के लिए उन्होंने लिखा। और ठीक उसी तरीके से जहाँ ये एक कभी बात करी हम लोगों ने, बाल मंच की भी बात थी जो बिल्कुल अछूता नहीं था। और उससे जुड़ा ना एक बात किस्सा है, तो मुझे लगा उसको जरूर से यहाँ शेयर करना चाहिए। बात जब दिनकर जी की आती है तो उन्होंने हर एक विधा में लिखा, बाल मंच को भी छुआ। तो उसी दौरान जब छोटे थे, 5th क्लास में पढ़ती थी, तब उस कविता को पढ़ा था। और कविता थी वो चांद का झिंगोला है ना, तो उसमें था कि हट कर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला, हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला, है ना। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे रतन, वो कविता जहन में जाकर इतनी ज़्यादा बस गई, तब लगा कि अच्छा, चांद के पास भी कोई उसकी माँ है जिससे अपनी बात कहता होगा, या चांद के पास उसकी अपनी माँ है जो उसका इतना ख्याल रखती होगी। फिर एक बार क्या हुआ कि मम्मी ने हमको एक फ्रॉक सिलवा के दी थी। और वो बात ये दिमाग में इतनी ज़्यादा थी कि चांद की मदर है, उसके बारे में इतना ख्याल रखती है। तो एक दिन मम्मी ने जो फ्रॉक दिलवाई तो लेकर हम छत पर गए, हमने बाकायदा वो फ्रॉक उठा के चांद को दिखाई कि देखो मेरी मम्मी ने मुझे नई फ्रॉक दिलवाई है, तुम्हें ठंड लगेगी, मैं तो बच जाऊंगी। वाकई में जो ये पंक्तियां हैं अपने आप में बहुत प्रभावित करती हैं। और उस वक्त देखिए, आज जब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनकी बात कर रहे हैं और उस जमाने की बात याद आ रही हम लोग को, मतलब कि जो पंक्तियों का प्रभाव था वो हम पे आज भी वैसा ही है। वैसा ही, कितना सार्थकता के साथ उन्होंने लिखा कि वो हम बच्चों को भी छू रहा है, वो जनमानस तक पहुंच रहा है, बड़ों को भी कहीं ना कहीं वो चीजों को लेकर के आ रहा है। फिर चाहे सामाजिक चेतना की बात हो, ओज की बात हो, क्रांति की बात हो, सब कुछ लेकर के उन्होंने उसको पूरा किया। और फ्रेंड्स, अगर हम कहें तो युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत प्रेरणादायक इनका साहित्य है, जिसको अगर हम कहें तो पढ़ना जरूर चाहिए। दिनकर जी के चाहे रश्मिरथी हो, कुरुक्षेत्र हो, जरूर पढ़ना चाहिए। तमाम सारी रचनाएं जो उनकी हैं उसको पढ़ना बेहद जरूरी हो जाता है। तो आज 116वीं जयंती के उपलक्ष्य में शत शत नमन करते हैं हम श्री रामधारी सिंह दिनकर जी को। उनके इस योगदान को हम नमन करते हैं जो उन्होंने आज पूरे समाज को दिया और पूरे दुनिया भर में अपने इस देश का नाम रोशन किया। साथ में पूरे विश्व को एक ऐसा साहित्य दिया, एक ऐसी रचनाएं दी जो कि एक प्रेरणा स्रोत का काम करती हैं पूरे समाज के लिए, पूरा युवा वर्ग के लिए। अगर ये कहा जाता है कि साहित्याकाश के वो सूर्य थे, तो निश्चित रूप से वो सूर्य हैं जिसका ताप, जिसका तेज हम आज तक भी महसूस कर रहे हैं। कितनी मोहब्बत दिल करदा के रब्बा जानदा तेनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। हाँ तेरे बाजो जी नहीं लगदा, रोग ये लगा इश्क दा, हर दुआ में तेनू मंगदा।
के रब्बा जानदा तेनू कितनी मोहब्बत दिल करदा चढ़दा कुछ भी पता नहीं चलदा हर दुआ में तैनू मंगदा के रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बत दिल करदा ओ के रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बत दिल करदा देख दुनिया मेरी अखियां से मेरा खाना पहनू पलका पे एक उम्र का सौदा ना करिए वादे कर दूं सातों जन्मों के रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बत दिल करदा ओ रब्बा जानदा इससे बच सकते हैं। मैं हर सोमवार स्कूल में आयरन की गोली खाती हूँ, पर मैं तो स्कूल ही नहीं जाती। आयरन की गोली आंगनवाड़ी दीदी के पास भी मिलती है, तो चले। एनीमिया से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। लाइफ को चुनो, 4 की बातें सुनो, एड्स से बचना है तो सावधानी से चलो। जी हाँ, हम आपसे कर रहे हैं 4 की बात। पहली, सुरक्षित यौन संबंध और कॉन्डोम का प्रयोग। दूसरी, हमेशा नई सुई या सिरिंज का प्रयोग। तीसरी, खून हमेशा अधिकृत ब्लड बैंक से लेना। और चौथी बात, जच्चा बच्चा के हित में HIV की जांच और संस्थागत पर प्रसव। इन चारों बातों का ध्यान रख के HIV एड्स के खतरे से बचा जा सकता है। कदम समझदारी का, वादा जिम्मेदारी का। सरकार की तरफ से जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं, हेल्थ वर्कर्स, वो घर घर जाकर के आपको अवगत कराएंगे टीबी के बारे में। हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि उनका सहयोग कीजिए। ये जो आपको खांसी हो, बुखार हो, वजन कम हो रहा हो, ये बताइएगा उन्हें। देखिए, टीबी इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि पकड़ में ना आ सके। हाँ, इंडिया वर्सेस टीबी हारेगा, देश जीतेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। विद्युत क्षेत्र में 3 दशकों से उच्च आहार में अपनी कार्यशैली से NTPC लिमिटेड ने हासिल किया है अपना नाम। साथ ही फिरोज गांधी उच्च आहार थर्मल पावर स्टेशन में 1560 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर देश को विद्युत क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास भी किया है। अब NTPC लिमिटेड वातावरण को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत लेकर आई है स्वच्छता ही सेवा अभियान, जिसके तहत स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा व 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक स्पेशल कैंपेन 4.0। खुद रखोगे साफ तो आने वाली पीढ़ियां भी बताएंगी हाथ। ऊंचा हार परियोजना द्वारा जनहित में जारी।
की तरफ से जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं, हेल्थ वर्कर्स, वो घर घर जाकर के आपको अवगत कराएंगे टीबी के बारे में। हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि उनका सहयोग कीजिए। ये जो आपको खांसी हो, बुखार हो, वजन कम हो रहा हो, ये बताइएगा उन्हें। देखिए, टीबी इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि पकड़ में ना आ सके। हाँ, इंडिया वर्सेस टीबी हारेगा, देश जीतेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। विद्युत क्षेत्र में 3 दशकों से उच्च आहार में अपनी कार्यशैली से एनटीपीसी लिमिटेड ने हासिल किया है अपना नाम। साथ ही फिरोज गांधी एनर्जेटिक शुरुआत। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। यस, क्या बात है। हैप्पी बर्थडे टू यू। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आज आपका जन्मदिन है तो आज आपके जन्मदिन की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां, और साथ में जिनकी मैरिज एनिवर्सरी उनको तो भूल ही नहीं सकते, तो आप दोनों को भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। और जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है और हमको सुन पा रहा है, आपको स्पेशली बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। और अगर आप मुझे सुन रहे हैं, हम लोगों को सुन रहे हैं, तो जिनका बर्थडे उनको विश कर दीजिएगा हमारी तरफ से। बिल्कुल। एनीवेज, जब बात बर्थडे की होती है तो रिचा बहुत एक्साइटमेंट के साथ बिल्कुल तैयार है कुछ बताने के लिए, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि जब आपका बर्थडे होता है ना, तो आपका दिन तो उस दिन होता ही है, आप किंग होते हैं उस दिन के, और आज आप किंग हैं अपने इस डे के, लेकिन आप किन के साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं वो अब हम आपको बताने वाले। और कैसे नहीं, अब इसकी मैं शुरुआत करूंगी बिल्कुल, लेकिन उसके पहले मुझे कहना है, भारतीय सिनेमा जगत का एक बहुत ही फेमस डायलॉग उनके मुंह से निकला और कुछ यूं था, प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत सही आपने पहचाना। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड में प्रेम चोपड़ा साहब की नाम की, जो उन्होंने अपने इस डायलॉग के माध्यम से अपना नाम इतना बड़ा कर लिया कि आज फिल्म जगत में उनका नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है और एक ऐसे खलनायक के तौर पे लिया जाता है। जब वो आते थे पर्दे पर ना, तो अपने आप उनको लोग सुना ही देते थे कुछ ना कुछ। नहीं, अगर बात करें खलनायक की, तो उसको एक नया आयाम देकर उन्होंने दर्शकों के बीच खास पहचान बनाई। ये और बात है कि कई बार जो है महिलाएं बहुत डरा करती थी और उनके पति स्पेशली बहुत घबरा जाते थे जब कभी सामने वो आते थे, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन खलनायक के तौर पर शुमार रहे हैं। और साल 1961 में उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत करी और तब से लेकर अब तक रतन, जो भी उनका फिल्मी सफर है वो बहुत शानदार रहा। तकरीबन 400 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं वो, जिनमें अगर नाम हम गिनाने बैठेंगे तो बहुत एक लंबी लिस्ट है। लेकिन यहाँ पे कुछ मूवीज हैं जिनके नाम जरूर हम बताना चाहेंगे। शहीद, तीसरी मंजिल, अराउंड द वर्ल्ड, झुक गया आसमान, डोली, दो रास्ते, पूरब और पश्चिम, और हरे रामा हरे कृष्णा, उपकार, बॉबी, बेताब, दोस्ताना, द ग्रेट गैम्बलर, कड़ी पतंग, सौतन, त्रिशूल, काला पत्थर और बहुत सारी ऐसी मूवीज जहां पे अभी हमने उनका नाम भी यहाँ पे नहीं लिया है। उन सब में आपने उनको देखा है, उनके उस रोल को देखा है जिससे आप बहुत ज्यादा प्रभावित रहे। 1976 में फिल्म आई थी दो अनजाने, जिसके लिए उनको सहायक अभिनेता के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया और आज है उनका हैप्पी वाला बर्थडे। तो आज प्रेम चोपड़ा साहब को हम उनके जन्मदिन पर बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, बधाइयां देते हैं और साथ में उनके उत्तम स्वास्थ्य की भी कामना करते हैं कि वो इसी तरह हमारे साथ बने रहें और फिल्म जगत को जो उन्होंने दिया वो अतुलनीय है। जी, और अब जिनकी मैं बात करने जा रही हूँ उनसे जुड़ा कई सारे गाने आपने सुने, और जब भारतीय संगीत की बात आती है, सिनेमा में प्लेबैक सिंगिंग की बात आती है, तो वो एक ऐसा नाम है ना, 90s के दशक में उन्होंने सबके दिलों पर राज किया। और रिचा बताएं, पहला गाना आज हमने उन्हीं का प्ले किया था। बिल्कुल बनता रहा, आज के दिन तो बिल्कुल बनता रहा। और शुरुआत उन्होंने करी अपनी बांग्लादेशी फिल्म तीन कन्या से, लेकिन उसके बाद जो एकदम सितारा कहते हैं ना चमकता है रतन, तो वो था 1990 का साल जब फिल्म आई आशिकी, जिसका गाना आपने पहले बजाया, मैं वापस मेंशन कर रही हूँ इस बात को। और फिर इस बेहतरीन गीत संगीत से सजी इस फिल्म की जबरदस्त कामयाबी ने ना सिर्फ अभिनेता राहुल रॉय, गीतकार समीर और संगीतकार नदीम श्रवण को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया, बल्कि कुमार सानू, द ग्रेट कुमार सानू जो है वो इंडियन इंडस्ट्री में स्थापित हो गए, पूरी तरह से स्थापित हो गए। और दोस्तों, एक दिन में 28 गाने का रिकॉर्ड करने वाले ये एकमात्र ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने 28 गाने एक दिन में रिकॉर्ड किए।
वाकई में अपने आप में ये एक रिकॉर्ड है। बिल्कुल, 20,000 से भी ज्यादा गाने वो गा चुके हैं अब तक और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम दर्ज है। और एक और इम्पोर्टेंट सी बात शायद आप में से बहुत कम लोग जानते हो, ना भी जानते हो और नहीं जानते तो बता रही हूँ कि 1991 से लेकर 1995 तक फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार उन्होंने जीता, रतन, जो कि अगेन एक कीर्तिमान के तौर पर स्टैब्लिश होता है। और दोस्तों, भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को अगर हम देखें ना तो 2009 में उन्हें देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था। कुमार सानू ने दिल है कि मानता नहीं, साजन साथी, फूल और कांटे, सड़क दीवाना, सपने साजन के, दामिनी, हम है राही प्यार के, दिलवाले, साजन का घर, आतिश, बरसात, अग्नि साक्षी, सिर्फ तुम धड़कन, ये दिल आशिकान, बहुत ज्यादा गाने गाए हैं उन्होंने। हर मूवी में लगभग उनको एक सॉन्ग जरूर मिलता था, कभी कभी 2-3 सॉन्ग्स भी मिल जाते थे, कभी कभी पूरी मूवी मिल जाती थी उनको कि मतलब उनकी सॉन्ग सुनने के लिए। और जब 90s की बात आती ना तो सबसे ऊपर नाम आता कुमार सानू साहब। अच्छा, आपने 90s के दशक की बात और की तो उस दौरान एक और भी सिंगर हुए, पलाश सेन। यूफोरिया बैंड आया था, अगर आपको याद हो, धूम पिचक धूम गाना है ना, माई याद हुआ है। तो आज पलाश सेन जी का भी एल्बम था जी, उनका भी बर्थडे है, पलाश सेन साहब का भी। लेकिन अब थोड़ा सा और वापस जाएंगे पुराने दौर में और वहां से हम जिनको अब लेने वाले हैं ना, बड़ी चुलबुली सी, बहुत ही हंसमुख सी अभिनेत्री के तौर पर शुमार रही हैं वो, और ये कोई और नहीं बल्कि 60 और 70 के दशक की भारतीय फिल्म अभिनेत्री तनुजा, जिन्होंने हिंदी फिल्म सिनेमा में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट शुरुआत करी, छोटी बहन नूतन के साथ की थी। लेकिन एक अभिनेत्री के रूप में उन्हें सफलता फिल्म हमारी याद आएगी से मिली। उन्हें अपनी हिंदी फिल्म करियर में वो हंस के मिले हमसे, ज्वेल थीफ, जीने की राह, हाथी मेरे साथी जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से भी नवाजा गया। जी, तनुजा जी ने न सिर्फ हिंदी सिनेमा में ही अपनी धाक जमाई बल्कि कई बंगाली फिल्मों में भी अपनी छाप छोड़ी है। उन्होंने 2 फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनको। और हिंदी फिल्मों की बात करें तो मेम दीदी, चांद और सूरज, बहारें फिर भी आएंगी, ज्वेल थीफ, नई रोशनी, जीने की राह, हाथी मेरे साथी, अनुभव, अमीर गरीब, याराना, सोनी महिवाल, रखवाला और 2 चोर जैसी फिल्मों के लिए उन्हें जाना जाता है। तो आज तनुजा जी के जन्मदिन पर हम उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, बधाइयां देते हैं हमारी तरफ से, हमारी एफएम टीम की तरफ से, और उनके उत्तम स्वास्थ्य की भी हम कामना करते हैं फ्रेंड्स। और आज आप जब इस अपनी फेवरेट अदाकारा के साथ अपना जन्मदिन शेयर कर रहे हैं तो आप सबको भी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। जी, इतनी सारी बात उनके बारे में की है रतन, तो मुझे लगता है कि एक गाना बिल्कुल उनकी फिल्म का आप सबके लिए सुनते रहिए, यस, जुड़े रहिए। दीवाना दीवाना करके छोड़ोगे, लगता है यूं हमको, 100 बार कहा है जाने जहां, यूं प्यार से तुम देखा न करो। हाय जीना मुश्किल कर दोगे, लगता है यूं हमको, 100 बार कहा है जाने जहां, यूं प्यार से तुम देखा न करो। हाय जीना ऐसे न बस जाना था मेरी पलकों के तले, हो राही वहीं रुकते हैं घनी, जहां छाँव मिले। हो प्यार से रुक रुक देख रहे क्या
तक सपनों के कहीं गाँव मिले। कहती हूँ मैं साजन फिर से कहो ना हो दीवाना करके छोड़ोगे लगता है यूं हमको। 100 बार कहा है जाने जहां यूं प्यार से तुम देखा न करो दीवाना। तुम न मिले थे कुछ भी नहीं था जीने में। आफत है मिलना सावन के महीने में। हो तूफान क्या है देखो मेरी इन आँखों को। आँखों की तस्वीर बनी मेरे सीने में। तुम हो इन सांसों में सुनो ना हाय जीना मुश्किल कर दोगे लगता है यूं हमको। सामार कहो ऐ जाने जहां यूं प्यार से तुम देखा न करो हाय जीना। हाय जीना मुश्किल कर दोगे लगता है यूं हमको। 100 बार कहा है मुझे बड़ी हंसी आ रही है, पता है क्यों? अभी गाना ही गा रही है जीना मुश्किल कर दोगी, उधर जो ईमेल है ना उसमें कुछ ऐसी बात कही गई है जब संकेत के माध्यम से था तो उन्होंने लगा कि मेरा मतलब भागना मुश्किल हो गया था। आप लिखते हैं कि मैंने एक बार जैसे पहले इन्होंने लिखा कि आपने अंगूठा दिखाने की बात की थी तो ऐसा ही किस्सा मेरे साथ भी हुआ। और आप लिखने वाले हैं अमरेंद्र त्रिपाठी जी, आप लिखते हैं कि एक बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मेरा एक दोस्त आ रहा था मुझसे मिलने और उसने जो है शर्ट बड़ी अच्छी सी पहनी हुई थी और तो मैंने वहां से उसको एकदम अंगूठा दिखाया थम्स अप का कि हाँ भाई बहुत अच्छे लग रहे हो। पता नहीं उसको क्या सूझा और उसने उसको लगा कि शायद मैं उसको डाउन करने की बात कर रहा हूँ या अंगूठा दिखा रहा हूँ और जब वो मेरे पास आया तो उसने मुझ पर जो है कुछ बौछार कर दी। बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं बस यही एक हिदायत देना चाहूंगा कि सांकेतिक भाषा का प्रयोग करें लेकिन अपने जानने वालों के साथ, किसी अजनबी के साथ ना करें, नहीं तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ दुर्घटना घटित हो सकती है। बिल्कुल, नहीं तो देख समझने की कहाँ क्या कैसी जरूरत है उस हिसाब से करें, सामने वाला समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, ये भी एक बात होती है। हालांकि सांकेतिक भाषा की जब बात आती है तो आप ये कह नहीं सकते कि नहीं समझ पाएगा। मैंने थोड़ी देर पहले रतन आपसे कहा था, एक बच्चा जब वो छोटा है जिसको भाषा भी नहीं आती और फिर वो अपनी बात को अपनी मदर तक कन्वे कर रहा है तो कैसे कर रहा है? मदर समझ भी रही है, मदर को मालूम ही नहीं है कि उसकी भाषा भी डेवलप ही नहीं हुई है, लेकिन मदर को पता चल जाता है कि इस वक्त हमारे बच्चे को क्या चाहिए, वो किस वे में बात कर रहा है, वो किस वे में रो रहा है या फिर हमसे कहने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो सांकेतिक भाषा है इसका ये एक बहुत बड़ा महत्व है और इसकी इंपॉर्टेंस है फ्रेंड्स। तो हम सभी यूज करते हैं और बहुत अच्छे से यूज करते हैं। हम तो यही कहेंगे जरूर यूज किया करिए अपने साथियों के साथ, अपने जानने वालों के साथ। और कभी कभी ना बहुत कम शब्दों में बात हो जाती है। अच्छा, कम शब्दों से बात से याद आया कि देखिए आजकल तो बड़ा टेक्नोलॉजी का जमाना है, व्हाट्सएप मैसेजिंग का भी जमाना है। कई बार क्या होता है कि बहुत बड़ा टेक्स्ट लिखा होता है और आपने उसको पढ़ तो लिया लेकिन आपका मन नहीं कर रहा होता कि आप उस पर कुछ लिख के लंबा रिवर्ट करें, तो अगेन आप वहां पर कुछ इमोजीज का सहारा लेकर के उसको लिखते हैं। तो उस दौर की ये एक सांकेतिक भाषा हो जाती है जहां पर अपनी बात को आप रखते हैं, स्माइल बना देते हैं या अगर कोई बात अच्छी नहीं लगी तो गुस्से का साइन बना देते हैं। तो ये आजकल का जो ट्रेंड है, यानी कि जब हम बातचीत करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जब हम अपने शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहते भी नहीं है, लेकिन हम उससे कुछ कहना जरूर चाहते हैं संकेतों का इस्तेमाल करते हैं, तो हम उन संकेतों का प्रयोग करते हैं। हमारे पास अगली जो मेल आई है वो आई है गीता सेठ की और ये कहती
हम एफएम की दीवानी हैं, तो बिल्कुल भी इनके बातचीत से भी लगता है कि एफएम की दीवानी है। और ये लिख रही हैं गुड मॉर्निंग रिचा दिदिया जी और साथ में सुपरस्टार रतन सर जी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारे हार्ट्स भेजे हैं, जिसका मतलब है कि वो हम तक अपने सांकेतिक भाषा के जरिए प्रेम दर्शा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच आपकी। और अगली मेल हमारे पास आई है अनीता तेजवानी जी की, जो कि हमारे साथ लगातार जुड़ी रहती हैं और बहुत प्यारे प्यारे मेल्स करती हैं। लिख रही हैं हाय रिचा रतन, गुड मॉर्निंग। तो आपको भी हम दोनों की तरफ से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आपने लिखा है कि आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में सुनकर वो दिन याद आ गया जब पहली बार आकाशवाणी लखनऊ सुना था। 2 साल पहले जो दिनकर जी पर था और रजनीगंधा पर आधारित था। इतने सुंदर कार्यक्रम के लिए आकाशवाणी से धन्यवाद को देती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनीता जी कि आप जुड़ी हमारे साथ और आपने इस कार्यक्रम को सुना, अपनी सराहना हम तक प्रेषित करी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अनीता जी आपकी इस मेल के लिए। अगली मेल हमारे पास आई है सुदीप कुलश्रेष्ठ जी की, और ये लिख रहे हैं कि आज के दिन के बारे में, कि बधिर लोगों के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि वो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते। सांकेतिक भाषा के इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर मेरी शुभकामनाएं। सीए सुदीप कुलश्रेष्ठ जी हैं, महानगर से ये दे रहे हैं शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका कि आपने हम तक अपनी शुभकामनाएं पहुंचाई। और आज के इस दिन को ज़रूर सेलिब्रेट कीजिए, उन लोगों के लिए ज़रूर सेलिब्रेट कीजिए जो कि इस भाषा का बहुत गंभीरता से प्रयोग करते हैं अपने जीवन को जीने के लिए। उषा रावत जी का भी ईमेल हमारे पास है और उषा रावत जी लिखती हैं कि आप दोनों आपने बिल्कुल सही कहा कि सांकेतिक भाषा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। संकेतों का हम सभी रोजाना उपयोग करते हैं। कभी मुंह में ब्रश रखा है तो संकेत के माध्यम से सामने वाले को अपनी बात समझा रहे होते हैं। खाना खाना है, पानी चाहिए, बहुत भूख लगी है, तमाम सारी बातें संकेतों के माध्यम से समझाते हैं। आगे आपने लिखा कि और ये सांकेतिक भाषा जो है ना, ये जब पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं उस दौरान भी होती है। पति ने कुछ मांगा और पति ने मना किया तो दूर से घूर का आंख दिखा देती है पत्नी और पति समझ जाता है कि भाई दे देना है। कभी कभी पत्नी से बेलन दिखा देती है तो पति बहुत कुछ समझ जाता है। तो देखिए कितना ज्यादा महत्व है सांकेतिक भाषा का। तो बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि आपकी हमारी जो आम भाषा है उसमें भी बिल्कुल रची बसी हुई है, उससे कहीं भी अलग नहीं है वो सांकेतिक भाषा, जिसे हम किसी खास वर्ग विशेष के लिए कई बार कहते हैं। और अगली मेल हमारे पास आई है मीनाक्षी इंडियन जी की, आर स्क्वायर की ये बात कर रही हैं और आर से आप दोनों और एस से श्रोता और एन से श्रोताओं की संख्या है। बिल्कुल बहुत अच्छा आपने सांकेतिक रूप में हमें इस चीज को बताया है, बहुत बहुत शुक्रिया। वर्तमान समय में सांकेतिक भाषा अत्यधिक महत्व है इसका और बहुत बार तीर के निशान से हम उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां कहीं शादी या कोई अन्य समारोह हो रहा होता है। बिल्कुल सही बात है। तो सफेद पाउडर से रास्ते पर एक संकेत दिया जाता है जिससे वहां पर आसानी से रसगुल्ला खाने तक भी पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों वाकई में बहुत फनी सी बातें यहाँ पर हम तक पहुंचाई हैं हमारे अगली वाली और इंटरेस्टिंग है। और कक्षाओं में जब शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं तो वहाँ बच्चों के बीच में सांकेतिक भाषा के माध्यम से एक दूसरे आपस में बातचीत कर लेते हैं। लगता है कि वहाँ इसका मत और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल बहुत अच्छी बात लिखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी आपकी इस मेल के लिए। और लगातार दोस्तों हमारे पास मेल्स आती जा रही हैं, लेकिन समय भी इशारा रिचा कर रहा है कि हम इन मेल्स के सिलसिले को रोकने की कोशिश करें, क्योंकि ये तो रुकने वाली नहीं है। लेकिन आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आंचल सेठ, अनीता तेजवानी, सुदीप कुलश्रेष्ठ, उषा रावत, मीनाक्षी इंडियन, प्रमुख कुमार, मोनू सेठ, शशिधर पाल एंड टाइगर शर्मा जी, ये तमाम सारे लोग जिन्होंने आज हमें अपना ईमेल किया। अमरेंद्र त्रिपाठी, मनोज प्रभाकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके ईमेल्स का और इतनी प्यारी प्यारी मेल्स भेजने के लिए और साथ में आज के इस शो को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए अपने साथ के माध्यम से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों हम बस यही कहेंगे कि सांकेतिक भाषा का प्रयोग जरूर करें, अपनी लाइफ में करें, अपने घर में करें और साथ में जहां पे आपको जरूरत पड़े वहां पे तो जरूर करें। और कभी कभी जब आपको अपनी वाइफ के साथ सांकेतिक भाषा में बात करनी है तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन संभल के थोड़ा सा, क्योंकि कभी कभी चीजें समझाना कुछ चाहते हैं, समझ कुछ और जाता है सामने वाला, तो फिर थोड़ी सी समस्या हो सकती है। इसलिए आज के इस दिन को पूरी तरह से सेलिब्रेट कीजिए और हमारे साथ आप जुड़े। आपने इतनी प्यारी प्यारी मेल्स की, जिनकी मेल्स हमने पढ़ी उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिनकी मेल्स हम नहीं पढ़ पाए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस आज के लिए इतना ही। अब अपने दोस्त रतन और रिचा को दीजिए आज की गुड मॉर्निंग लखनऊ से इजाजत। निश्चित रूप से फिर किसी दिन किसी रोज आपसे मुलाकात होगी। तब तक रखिए अपना ख्याल और अपनों का भी खास ख्याल।